गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को घटित एक घटना है जो आज भी भारतीय समाज और राजनीति में विवाद का विषय बनी हुई है। इस घटना में साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर कार सेवक थे। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस दुर्घटना के कारणों पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। क्या यह एक सुनियोजित साजिश थी या फिर एक अनियंत्रित हादसा? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में इस घटना और उसके बाद की हिंसा को लेकर सरकार की भूमिका पर भी कई सवाल उठे। विभिन्न जांच आयोगों और रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना के पीछे साजिश या दुर्घटना दोनों तरह की संभावनाएं उठाई गईं। कुछ रिपोर्टों ने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताया, जबकि अन्य इसे अनियंत्रित दुर्घटना मानते हैं। गोधरा कांड और इसके बाद की हिंसा ने भारतीय राजनीति, न्यायिक प्रक्रिया और समाज में गहरे विभाजन पैदा किए हैं। क्या ये वास्तव में साजिश थी या सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा? यहाँ 2002 के गोधरा कांड और गुजरात दंगों का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत है, जिसे घटनाओं के अनुक्रम में समझाया गया है। इन घटनाओं को कई दृष्टिकोणों से समझने के लिए हम एक एक घटना पर बारीकी से ध्यान देंगे। 1. गोधरा ट्रेन अग्निकांड 27 फरवरी 2002। घटना का स्थान और पृष्ठभूमि। 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या से लौट रही थी, जिसमें करसेवक यात्रा कर रहे थे। सुबह लगभग 7:43 बजे ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां S6 कोच में आग लग गई, जिससे 59 लोगों की मौत हो गई। इनमें से अधिकतर करसेवक माने जाते हैं और उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। क्या हुआ और क्यों हुआ? इस घटना के बारे में तुरंत विवाद और भिन्न दृष्टिकोण सामने आए। कुछ ने कहा कि यह एक पूर्व नियोजित हमला था, जिसमें स्थानीय मुस्लिमों का हाथ था, जबकि कुछ अन्य इसे एक दुर्घटना मानते थे। इसके बाद गुजरात सरकार ने इस घटना को पूर्व नियोजित साजिश मानते हुए जांच के आदेश दिए। प्रमुख जांच रिपोर्ट्स और निष्कर्ष। 1. नानावती शाह आयोग। गुजरात सरकार ने इस आयोग का गठन किया, जिसने जांच के बाद कहा कि यह घटना कुछ मुस्लिम समूहों द्वारा एक सुनियोजित हमला थी। इस आयोग की रिपोर्ट ने आगजनी के पीछे साजिश होने का दावा किया। 2. बैनर्जी कमेटी। रेलवे मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रेन में आग लगना एक दुर्घटना थी और इसे साजिश के रूप में प्रस्तुत करना गलत था। इस रिपोर्ट को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। 3. विशेष जांच टीम सिट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित इस टीम ने भी गोधरा कांड की जांच की और पाया कि ट्रेन को आग लगाने का प्रयास हुआ था। हालांकि सिट ने इसके पीछे साजिश के कुछ बिंदुओं को तकनीकी सवालों के साथ प्रस्तुत किया। 2. शव जुलूस और सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत। 28 फरवरी 2002। शवों का जुलूस। गोधरा में मारे गए लोगों के शवों को अहमदाबाद लाया गया। इनके सम्मान में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें जनता का भारी आक्रोश देखने को मिला। इस जुलूस ने सांप्रदायिक तनाव को और भड़का दिया। इस जुलूस के दौरान ही कई इलाकों में हिंसा शुरू हो गई। हिंसा का फैलाव और समुदायों पर असर। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच हिंसा गुजरात के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगी। अहमदाबाद, वडोदरा और गुजरात के कई अन्य शहरों में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाते हुए आगजनी, मारपीट और हत्याएं होने लगीं। प्रमुख घटनाएं। 1. गुलबर्ग सोसाइटी। इस क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मारे गए। जाफरी ने पुलिस से मदद मांगी थी,
लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, जिससे इस घटना पर गंभीर सवाल उठे। 2. नरोदा पाटिया हत्याकांड। इस इलाके में भीड़ ने बड़े पैमाने पर हिंसा की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई घरों, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ हुई घटनाओं में तत्कालीन भाजपा नेता माया कोडनानी का नाम प्रमुखता से आया। 3. सरकारी प्रतिक्रिया और नियंत्रण प्रयास। सेना की तैनाती और प्रशासनिक कदम। हिंसा के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकारों ने सेना को तैनात किया, लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि हिंसा रोकने में देरी की गई। गुजरात सरकार पर आरोप लगे कि उसने पुलिस और प्रशासन को उचित कार्रवाई के लिए प्रभावी निर्देश नहीं दिए। न्यायिक हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट का कदम। हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। न्यायिक जांचों ने पुलिस की भूमिका, राज्य सरकार के रवैये और राजनीतिक हस्तक्षेप पर गंभीर सवाल उठाए। मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया। एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने गुजरात सरकार पर हिंसा रोकने में असफलता का आरोप लगाया। इन संस्थाओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने हिंसा के शिकार समुदायों की मदद नहीं की और कई मामलों में निष्क्रियता दिखाई। 4. न्यायिक जांच और विशेष जांच टीम (सिट) की रिपोर्ट। विशेष जांच टीम (सिट) की कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 2008 से गुजरात दंगों में कई मामलों की जांच की। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि कुछ मामलों में पुलिस ने निष्क्रियता दिखाई, लेकिन कुछ बड़े नेताओं को क्लीन चिट भी दी। महत्वपूर्ण अदालती फैसले। गुलबर्ग सोसाइटी, नरोदा पाटिया और अन्य मामलों में कई दोषियों को सजा सुनाई गई। नरोदा पाटिया मामले में माया कोडनानी को दोषी ठहराया गया, हालांकि बाद में उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिली। 5. मीडिया और राजनीतिक प्रभाव। मीडिया की भूमिका। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने गुजरात दंगों को व्यापक कवरेज दी। कई रिपोर्टों में दंगों के दौरान हुई घटनाओं को विस्तार से दिखाया गया। हालांकि कई संगठनों ने मीडिया पर पक्षपाती रिपोर्टिंग का आरोप लगाया, जिससे विवाद और बढ़े। राजनीतिक प्रभाव। राज्य की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच दंगों पर आरोप प्रत्यारोप बढ़े। गुजरात दंगों ने आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित किया। 6. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और मानवाधिकार रिपोर्ट्स। वैश्विक दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गुजरात दंगों की व्यापक निंदा की। अमेरिकी सरकार और यूरोपीय संगठनों ने इस घटना को मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में चिन्हित किया। इससे भारत की वैश्विक छवि पर भी सवाल उठे। मानवाधिकार रिपोर्ट्स। एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन दंगों पर कई रिपोर्ट्स जारी की, जिनमें प्रशासन की निष्क्रियता और हिंसा में शामिल लोगों को न्याय से दूर रहने के आरोप शामिल थे। 7. दीर्घकालिक प्रभाव और सामाजिक विभाजन। न्याय और पुनर्वास। दंगे से प्रभावित समुदायों में न्याय और पुनर्वास की मांगें लगातार उठती रहीं। कई परिवारों ने आज भी दंगों में खोए हुए अपनों के लिए न्याय की तलाश जारी रखी है। धारणाएं और सार्वजनिक दृष्टिकोण। गुजरात दंगों से जुड़ी धारणाएं आज भी भारतीय समाज में गहरे प्रभाव डालती हैं। इससे सांप्रदायिक विभाजन और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, जो समाज को समझने और बदलने के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय बना हुआ है। 8. नरोदा पाटिया और नरोदा गांव हत्याकांड। नरोदा पाटिया हत्याकांड। घटना का विवरण। 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया इलाके में भयानक हिंसा हुई। इस क्षेत्र में दंगाई भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला किया, जिसमें 90 से अधिक लोग मारे गए।
कई लोगों के घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और सामूहिक हिंसा हुई। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया। 1. प्रमुख आरोपी। भाजपा की तत्कालीन विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी पर हिंसा भड़काने और भीड़ को उकसाने के आरोप लगे। कई चश्मदीद गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी। 2. अदालत का फैसला। विशेष अदालत ने माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को दोषी ठहराया और उन्हें लंबी सजा सुनाई। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय ने माया कोडनानी को बरी कर दिया, जबकि बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा गया। 3. साक्ष्य और गवाहों की भूमिका। इस मामले में गवाहों ने बड़ी बहादुरी से अपने बयान दिए। हालांकि कई गवाहों ने डर और धमकी का भी सामना किया, जिससे गवाही देने का काम और चुनौतीपूर्ण बन गया। नरोदा गांव हत्याकांड। नरोदा गांव भी नरोदा पाटिया के समीप ही स्थित है और वहां भी इसी तरह की हिंसा हुई। इस घटना में भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला किया और कुछ लोगों की हत्या कर दी। दोनों घटनाओं में एक ही तरह का पैटर्न देखने को मिला, जिसमें भीड़ का नेतृत्व कुछ प्रमुख लोगों द्वारा किया गया। 9. गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड। गुलबर्ग सोसाइटी की घटना। 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में एक बड़ी त्रासदी हुई। वहां दंगाई भीड़ ने सोसाइटी के निवासियों पर हमला किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए। एहसान जाफरी ने पुलिस से कई बार मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। प्रतिक्रिया और कानूनी प्रक्रिया। 1. गवाहों के बयान। इस मामले में बचे हुए लोगों ने बताया कि कैसे भीड़ ने बिना किसी रोक टोक के उनकी सोसाइटी में हमला किया। कई गवाहों ने बताया कि जाफरी साहब ने पुलिस और प्रशासन से बार बार फोन कर मदद मांगी, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। 2. अदालत का निर्णय। इस मामले में 2016 में फैसला आया, जिसमें 24 लोगों को दोषी ठहराया गया। अदालत ने इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न मिलने के कारण ही यह घटना हुई। विशेष मुद्दे। पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता एक बड़ा मुद्दा बनी। आलोचकों का कहना है कि अगर पुलिस समय पर पहुंचती, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। 10. पुलिस और प्रशासनिक जवाबदेही। पुलिस की निष्क्रियता के आरोप। कई मामलों में ये देखा गया कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की या वह दंगाई भीड़ को रोकने में असमर्थ रही। कुछ मामलों में पुलिस पर यह आरोप भी लगे कि उसने हिंसा करने वाले समूहों का साथ दिया या उनका समर्थन किया। न्यायिक और प्रशासनिक जांचें। 1. विनोद खन्ना आयोग। इस आयोग ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर गहराई से नजर डाली। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए उचित प्रयास नहीं किए और कई स्थानों पर पुलिस ने जानबूझकर समय पर हस्तक्षेप नहीं किया। 2. एसआईटी की जांच। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने पुलिस की भूमिका की जांच की और निष्कर्ष दिया कि कई मामलों में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने में देरी की। हालांकि एसआईटी ने भी यह माना कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने दबाव में या राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। कुछ पुलिस अधिकारियों पर बाद में कार्रवाई की गई, लेकिन कई मामलों में आरोप ये भी लगा कि कार्रवाई महज औपचारिकता थी। 11. मानवाधिकार संगठनों की भूमिका और रिपोर्ट्स। मानवाधिकार संगठनों का हस्तक्षेप। एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य भारतीय मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की स्वतंत्र जांच की और व्यापक रिपोर्ट्स जारी की। इन संगठनों ने दंगों के दौरान पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और पीड़ितों के न्याय की मांग की। रिपोर्ट्स में मुख्य निष्कर्ष। 1. एम्नेस्टी इंटरनेशनल,
इस संगठन ने आरोप लगाया कि गुजरात दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया गया और राज्य प्रशासन ने उनके लिए उचित सुरक्षा नहीं दी। 2. ह्यूमन राइट्स वॉच। इस संगठन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि राज्य सरकार ने हिंसा को नियंत्रित करने में विफलता दिखाई और कई पुलिस अधिकारियों ने निष्क्रियता बरती। न्याय की मांग। इन रिपोर्ट्स में दंगा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की गई और कहा गया कि जिन अधिकारियों और नेताओं ने हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई, उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। 12. मीडिया की भूमिका और विवाद। मीडिया कवरेज। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने गुजरात दंगों को व्यापक रूप से कवर किया। टेलीविजन और अखबारों ने दंगों की भयावहता को उजागर किया और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की रिपोर्टिंग की। मीडिया की भूमिका पर विवाद। हालांकि कुछ समूहों ने मीडिया पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार मीडिया ने घटनाओं को सनसनीखेज बनाने का प्रयास किया और एक पक्षीय रिपोर्टिंग की। ये भी कहा गया कि मीडिया ने कुछ मामलों में अफवाहों को फैलाने में भूमिका निभाई। सोशल मीडिया और अफवाहें। हालांकि उस समय सोशल मीडिया का इतना प्रसार नहीं था, लेकिन फिर भी अफवाहों और गलत जानकारी ने घटनाओं को और भड़काने का काम किया। 13. दीर्घकालिक प्रभाव और सामाजिक विभाजन। समाज में विभाजन और तनाव। गुजरात दंगों ने समाज में गहरा विभाजन किया। इससे विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ। धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा, जो आने वाले समय में भी देखने को मिला। राजनीतिक प्रभाव और धारणाएं। गुजरात दंगों ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों को पुनः चर्चा में ला दिया। कुछ राजनीतिक दलों ने इन घटनाओं का इस्तेमाल चुनावी मंच पर भी किया, जिससे दंगों की यादें समय समय पर चुनावी राजनीति में भी उभरती रहीं। वर्तमान परिदृश्य में प्रभाव। हालांकि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन गुजरात दंगों के घाव अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। समाज और राजनीति पर इन घटनाओं का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है और पीड़ित समुदायों को पूर्ण न्याय मिलने की मांगें आज भी जारी हैं। निष्कर्ष। 2002 के गुजरात दंगे भारतीय समाज, राजनीति और न्यायिक प्रणाली के लिए एक चुनौती बने रहे हैं। इन घटनाओं को संपूर्णता में समझने के लिए न्यायिक रिपोर्ट्स, मानवाधिकार संगठनों की टिप्पणियां, मीडिया की कवरेज और लोगों की व्यक्तिगत गवाही का अध्ययन महत्वपूर्ण है। 2002 के गुजरात दंगों की घटनाएं कई दृष्टिकोणों से जानी और समझी जाती हैं। इसमें पीड़ितों की पीड़ा, न्याय की लंबी प्रक्रिया, पुलिस की निष्क्रियता, प्रशासन की भूमिका और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन घटनाओं को निष्पक्षता से देखने और समझने के लिए सभी रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान और न्यायिक फैसलों का अध्ययन जरूरी है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।